दोस्तों वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दोस्तों एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूरी की पूरी सीरीज फोकस करती है आपकी उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर जो इस सरकार द्वारा 2019 और 2020 में या तो लागू की गई है या फिर उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो एक एक करके सेक्टर वाइज जो है हम इन पर चर्चा करने वाले हैं, और आपके आगामी आरएस परीक्षा, एसीएफ परीक्षा, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, पटवार परीक्षा या ऐसी सभी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान से संबंधित तथ्यों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें यह आपको बहुत मदद करने वाली है। दोस्तों एमसीक्यूज करने की बजाय यदि हम मैटर पर फोकस करें और उनको लर्न करें, उनको रिवाइज करते चलें, तो शायद हमारी तैयारी ज्यादा बेहतर होती है। और उसी चीज को लेकर मैं ये संकलन आपके पास लाया हूं ताकि आपके समय की भी बचत हो और इसके साथ आप अपनी तैयारी को आगे भी बढ़ा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है कृषि एवं पशुपालन के निर्णय जो सरकार ने वर्ष 2019 और 2020 में लिए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि और पशुपालन क्षेत्र से। तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो निर्णय सरकार ने आते ही लिया था वो था सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना के रूप में। 2019 में इस योजना को सरकार ने शुरू किया था और सभी किसान जिन्होंने अल्पकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण लिए हुए थे उन सभी को ऋणों की व्यवस्था यहां पर की थी। हाँ, सरकार ने एक काम और किया था, यहां पर जितने भी जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो लोन लिए हुए थे उनको माफ किया था। इसके अलावा सहकारी सोसाइटी जो हमारी होती है गांवों के अंदर, जो सहकारी से जहां पर खाद बीज भंडार होते हैं, वहां से भी ऋण माफ किए गए थे। तो लघु और सीमांत किसानों के मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ किए। और उसके बाद सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना शुरू की गई थी, और इस योजना में ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था। तो जो सहकारी ऋण मिलते हैं ये ब्याज मुक्त ऋण होते हैं, केवल वर्ष भर के लिए दिए जाते हैं और इनको वापस से उस वित्तीय वर्ष में जमा करना होता है। तो यहां पर बड़ी मात्रा में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के सहकारी ऋण वितरित किए थे। चलिए, दूसरा जो काम सरकार ने किया आने के बाद में वो था, सरकार ने किसानों को उनकी जो उपज है उसका यथोचित मूल्य दिलवाने के लिए और कृषक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए, मतलब धन उपलब्ध करवाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष गठन किया है। पहले 1,000 करोड़ रुपए थे और बाद में राशि को बढ़ा करके 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो दूसरा जो काम हुआ है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? 2,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष गठित किया गया है। स्ट्रेट प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कृषक कल्याण कोष में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। इसके बाद सरकार ने तीसरा काम जो किसानों के लिए किया वो था किसानों के लिए अवसंरचनात्मक उपाय। और इसी में सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को, जब सरकार का एक साल पूरा हुआ, तब कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की। नीति क्यों लागू की गई? इसलिए ताकि जो बड़े स्तर पर है किसानों के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हो सके और उनका जो स्थानीय उत्पाद है, जैसे किसी क्षेत्र में सरसों का उत्पादन होता है तो उस क्षेत्र में तेल की जो मिल है वो लगाने के लिए, या फिर किसी क्षेत्र में अगर मूंगफली का उत्पादन होता है तो उससे जुड़ा जो प्रसंस्कृत सामग्री है उसके निर्माण के लिए, या कहीं पर तिल का उत्पादन होता है तो उससे जो प्रसंस्कृत सामग्री है उसके निर्माण के लिए कृषि प्रसंस्करण। प्रसंस्करण किसको बोलते हैं? प्रोसेसिंग। मतलब आप क्या करते हो, जैसे कि आप गेहूं से ब्रेड बना देते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें जिनमें आप प्रसंस्कृत करके और नया उत्पाद निर्मित करते हो कच्चे माल से, उनके उद्योगों के लिए सरकार ने आमंत्रित किया उद्योगपतियों को, या फिर जो भी व्यक्ति इन ऐसे उद्योगों को लगाना चाहता था, और उनको लिए गए ऋण पर 1 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान और 1 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान, कुल मिलाकर के प्रत्येक को 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने का इसमें प्रावधान किया था। तो 2024 तक ये योजना लागू है और 5 साल के भीतर सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में लोगों को ये अनुदान दिए जाएंगे ताकि पूरे राज्य भर में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की चेन स्थापित की जा सके। इसके बाद में सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो है इसी नीति के अंतर्गत कोई भी जो लघु सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्योग किसान अपनी खातेदारी भूमि पर लगाता है तो ऐसी परिस्थिति में
उसे जो भी ऋण वो लेता है उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क लगता है उसमें भी 100% की रियायत सरकार ने यहां पर दे दी। तो दूसरा काम इसको मदद की कि कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई पंजीयन शुल्क यहां पर नहीं देना पड़ेगा। ये यहां पर इंतजाम सरकार की ओर से किए गए। आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह भी कहा कि कोई भी खातेदार यदि अपनी खातेदारी भूमि में अगर किसी तरह से इस तरह के प्रसंस्करण उद्योग की इकाई लगाता है तो 10 हेक्टेयर तक की भूमि का उसे समपरिवर्तन अर्थात भूमि उपयोग परिवर्तन करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी सरकार ने प्रावधान कर दिया। मतलब अब आप अगर अपनी कृषि भूमि में कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं तो 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में ऐसी इकाई लगाने पर भूमि के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, उसे कृषि से अकृषि प्रयोजन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। केवल तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे काश्तकार जो है बैंक से ऋण भी ले पाएगा और उसे अकृषि प्रयोजन के लिए जो उसको चेंज कराने में खर्चा होता है उसकी भी बचत यहां पर हो पाएगी। तो ये शुरुआती प्रयास जो है सरकार द्वारा किए गए। इसके बाद सरकार ने कुछ और भी जो है बदलाव किए, कुछ और भी इंतजाम किए जिनमें ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुना होगा लेकिन ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का मतलब है खेती करने में सहूलियत होना, खेती करने में आसानी होना। और इसीलिए एकमात्र पोर्टल सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है जो है राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को बढ़ावा देता है और ये जो पोर्टल है इस पर पेपरलेस मतलब बिना किसी ऑफिस में गए ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, भौतिक सत्यापन मोबाइल से किया जा सकता है, जियो टैगिंग की जा सकती है, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत कोई लाभ मिलता है तो वो लाभ भी यहां पर डीबीटी का लिया जा सकता है। तो राज किसान साथी पोर्टल भी यहां पर विकसित किया गया है। इसके बाद किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए, चूंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के दौरान किसान अपनी उपजों को बेच नहीं पाए, तो ऐसी परिस्थिति में उनको उनकी उपज के विरुद्ध रहन ऋण दिया गया। मतलब उन्होंने जो उत्पादन किया उसी उत्पादन के एवज में उनको रहन ऋण दिया गया सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और अपनी उपज को कम दाम में ना बेचें। तो 1 जून 2020 से यह योजना शुरू की गई है, नाम है सहकार किसान कल्याण योजना। योजना में किसानों को उनकी उपज के लिए रहन ऋण दिया जाएगा। रहन ऋण मतलब होता है कि उनकी उपज को सरकार के लिए मतलब एक तरह से सरकार के पास गिरवी रखा जा सकता है और उसके बदले में ऋण लिया जा सकता है और इस पर ब्याज दर भी 11% से घटाकर केवल मात्र 3% की गई। अर्थात बैंक ब्याज पर रहन ऋण लेकर के किसान अपनी उपज को बाद में जब उसे अच्छा दाम मिले तब बेच सकता है। इसके अलावा राज्य जो केंद्र सरकार की ई नाम प्रोजेक्ट है अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रोजेक्ट जो है उसमें पूरी की पूरी 144 जो स्वतंत्र मंडियां राजस्थान की है उनको जोड़ दिया गया और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपनी सभी 144 जो हमारी जो जितनी भी मंडियां हैं उनको इसके अंतर्गत जोड़ा है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में शिक्षण विधियों को बढ़ाने के लिए जो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है उसके अधीन 3 महाविद्यालय अर्थात कॉलेज खोले। तो कर्ण नरेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी है, इसके अधीन 3 कॉलेज कहां खोले, कोटपुतली जयपुर में, बसेड़ी धौलपुर में और किशनगढ़ बास अलवर में। तो ये 3 कॉलेज आपके कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अधीन स्थापित किए गए हैं। फिर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन भी एक कॉलेज श्री गंगानगर में शुरू किया गया है जो कृषिगत क्षेत्र में जो है मदद करेगा, छात्रों को तैयार करेगा। इसके अलावा राज्य की ऑनलाइन तहसीलों में जितनी भी तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है उनमें जो जमाबंदी होती है, जमाबंदी किसे कहते हैं, जो भूमि होती है, भूमि में जिस व्यक्ति की खातेदारी होती है उसका खसरा नंबर और उसकी जो भूमि नंबर है वो सारी डिटेल होती है, उसका कितना एरिया है, ये सब सारी डिटेल्स उसमें होती है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की कृषि की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किया जाता है। तो वहां पर उनको ऑनलाइन ई साइंड प्रमाणीकरण नकल दिलवाने के लिए धरा ऐप विकसित की गई है जहां से इस तरह से ऑनलाइन नकल प्राप्त की जा सकती है और किसान को तहसील के चक्कर काटने की आवश्यकता भी
नहीं है। तो यह भी सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके बाद में सरकार ने लघु और सीमांत जो किसान हैं उनके लिए भी एक योजना शुरू की है, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम। इसमें क्या किया है, इसमें 55 साल से ज्यादा आयु की महिला और 58 साल से ज्यादा आयु के पुरुष, ठीक है, 55 से ज्यादा आयु की महिला और 58 से ज्यादा आयु के पुरुष जो हैं उन सभी के लिए 750 रुपए प्रति माह की पेंशन 75 वर्ष तक की आयु के लिए, जबकि 1000 रुपए 75 से अधिक वर्ष की आयु के लिए। अर्थात वृद्धजनों को तो मिलती है, लेकिन उसके अलावा मान लो कोई वृद्धजन किसान योजना चूंकि 60 साल के बाद लागू होती है, तो ऐसे में जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके लिए इस योजना को लागू किया गया है ताकि उन्हें 750 रुपए पेंशन महीने की प्राप्त हो सके। तो ये भी एक काम इसमें किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। अब हम बात करते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या इंतजाम किसानों के लिए किए हैं। तो पशुपालन क्षेत्र में सबसे पहला निर्णय तो सरकार ने आते ही ले लिया था, और यह निर्णय था 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। सरकार ने आने के तुरंत बाद में 2 महीने बाद ही 1 फरवरी 2019 को एक योजना लॉन्च की थी जिसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, और इसमें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान की शुरुआत सरकार द्वारा की गई। पहला काम सरकार ने यह किया। सरकार का दूसरा काम था जोधपुर में एक नया राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलना। तो एक और नया कॉलेज पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के लिए खोला गया। वो कहां खोला गया? जोधपुर में। तो नवीनतम जो महाविद्यालय पशु चिकित्सा का है वो जोधपुर में खोला गया है। इसके बाद राज्य का 14वां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र झुंझुनू में खोला गया है। तो झुंझुनू में 14वां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। इसके बाद बीकानेर का जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वहां पर पशुओं के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया। इस ब्लॉक में क्या चीज थी? इस ब्लॉक में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जैसे सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होते हैं, और भी विभिन्न बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है उनकी स्थापना की गई है ताकि किसानों को बीमारियों में इसका लाभ मिल सके। गोवंश को बचाने के लिए भी सरकार द्वारा जो गोवंश राशि दी जाती है उसमें प्रत्येक गौशाला में बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की मदद भी दी जा रही है ताकि उन गोवंशों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना एक योजना है जो पशुओं के दवाइयों और चिकित्सा के रूप में निशुल्क चीजों की स्थापना करती है। मतलब टीकाकरण से लेकर के पशुओं को निशुल्क दवाइयां दिलवाना, ये सारे काम सभी राजकीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में मिल रहे हैं। तो पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना का काम क्या है? पशुओं के लिए निशुल्क चिकित्सा, निशुल्क दवाई और निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था करना। तो ये सारे के सारे काम सरकार द्वारा कृषि और पशुपालन के अंतर्गत किए गए हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन इनमें से बड़े मात्रा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप रिवाइज करते रहें। इनके पीडीएफ निशुल्क आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और वहां से आप हमारा एक कोर्स है, निशुल्क कोर्स है जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां पर मैं ये सारे वीडियोस अपलोड करूंगा और वहां पर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को वहां रिव्यू कर सकते हैं और बाकी हमारी जितने भी वहां पर जो कोर्सेज हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल निशुल्क रहेगा आपके लिए। 2019 और 2020 क्योंकि आप 2021 में चल रहे हैं तो इन 2 सालों की सभी योजनाएं लगभग आपसे पूछी जाएगी, उन सबको मैं कवर करने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं, वो भी आप सभी के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता के मटेरियल के साथ। तो आप अगर एसआई, पटवार या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिसाइज मैटर पढ़ना बहुत जरूरी है। मोटी मोटी किताबें ला करके उनमें समय व्यतीत करना, पुरानी किताबों को पढ़ करके समय व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं है। हमें लेटेस्ट पर चलना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो मिलता हूं अगले वीडियो में। अभी के लिए इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।